और इसके ऊपर आपको 20 to 25% डिस्काउंट पीटीए की तरफ से मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर आप नॉन पीटीए फ़ोन लेते हैं और अगर आपको पता है कि आपके पास फ्यूचर में किसी का पासपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज का वीडियो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर मबनी है जो कि आईफोन ख़रीदने से पहले हमारे जहन में आते हैं। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इस चीज़ का काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उनके लिए ये है कि वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो या तो एंड्रॉयड यूज़र है या फिर नए आईफोन यूज़र हैं जिनको कुछ बेसिक बातों का नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आईफोन ख़रीदने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक क्या होता है या फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन क्या होता है। फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन में ये होता है कि जब भी एप्पल फ़ोन लॉन्च करता है तो वो जो फुल प्राइस पे कंज्यूमर को फ़ोन ऑफ़र करता है, यानी एप्पल स्टोर से जो हम फ़ोन ख़रीदते हैं उसमें आप किसी भी किस्म की, जो किसी भी रीजन की, किसी भी नेटवर्क की जो सिम होती है वो चला सकते हैं। उस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन वो फ़ोन जो आप किसी दूसरी कंपनी, किसी नेटवर्क कंपनी के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में ख़रीदते हैं, जैसे वेरिजॉन है, टी मोबाइल है, UK3 है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, तो उनके ज़रिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन ख़रीदते हैं जिस पे आप थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट पे आप उनको पैसे दे रहे होते हैं और उस मोबाइल में उन्हीं की जो सिम होती है वो आप चला सकते हैं। तो ऐसे फ़ोन जो होते हैं ये लॉक्ड फ़ोन होते हैं, इनको फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन कहते हैं। सो ऐसे फ़ोन जब दूसरी किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो नेटवर्क होता है उस पर वो काम नहीं करता। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन होते हैं क्या उन्हें ख़रीदना चाहिए? तो यहाँ पे अपने माइंड में ये बात रखें कि फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन एक तो आपको कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन आपको उनके लिए जो उसकी अनलॉकिंग होती है वो तो करवाना ही पड़ती है आपको। तो अनलॉकिंग के लिए या तो फिर आप उस कंट्री का जो भी नेटवर्क है उसकी फुल प्राइस पे करके आप उसको अनलॉक करवा सकते हैं, या फिर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें एक जेवी सिम की ऑप्शन होती है। इस पे भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं आपको इसको आई बटन में डाल देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि जेवी सिम क्या होती है। सेकंड ऑप्शन होती है कि आप उसको सॉफ्टवेयर अनलॉक करवा सकते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपकी जो सिम होती है उसके सिग्नल आ जाते हैं, सिम वर्किंग में आ जाती है। लेकिन प्रेफर किया करें कि फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन लें ताकि आपको अनलॉकिंग का जो भी मसला मसाइल है इसमें से ना गुजरना पड़े। तो शुरू में ही आपके पास फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन होगा, लेकिन याद रखिएगा जो फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो लॉक्ड फ़ोन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईफोन जब डिफरेंट रीजन में लॉन्च किया जाता है तो इससे क्या आईफोन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह एंड्रॉयड इंडस्ट्री में डिफरेंट रीजन में फ़ोन लॉन्च होते हैं कि कोई कोरिया का मॉडल होता है, कोई UK का मॉडल होता है, कोई US मॉडल होता है। आईफोन भी जब लॉन्च किया जाता है तो एप्पल उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन में लॉन्च करता है, जिसमें जो मेन रीजन होते हैं उसमें एक US मॉडल होता है, UK मॉडल होता है, हांगकॉन्ग होता है, चाइना होता है, जापानीज़ मॉडल होता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो भी रियासतें हैं वहाँ पे जो मॉडल लॉन्च होते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब ये जो फ़र्क होता है मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक आम जो यूज़र होता है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि डिज़ाइन सेम होता है, तमाम फीचर सेम होते हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो सेम होती है। जस्ट आपको जो फ़र्क पड़ता है वो मेन दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो उसके जो नेटवर्क के जो बैंड्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी के ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि जी UK में या US में जो नेटवर्क कंपनीज़ हैं उनकी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक उनके जो बैंड सेट किए जाते हैं उनके मुताबिक थोड़ी सी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज होती है, जिसका एक आम यूज़र के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको यूज़ेबिलिटी में उसमें कोई फ़र्क नहीं मिलता। सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जो फ़ोन जापान में लॉन्च किए जाते हैं या साउथ कोरिया में लॉन्च किए जाते हैं उनके अंदर एक छोटा सा फंक्शन ये होता है कि उनका जो कैमरा शटर साउंड होता है वो टर्न ऑफ नहीं होता अगर आप उसको साइलेंट मोड पे भी लगाते हैं। यानी उन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि आपका जो कैमरा शटर का साउंड है वो साइलेंट के दौरान भी बंद हो। यानी अगर आपका फ़ोन साइलेंट भी होगा तो वहाँ उसके बावजूद भी अगर आप फ़ोटो या कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं तो उसमें आपका जो कैमरा शटर साउंड है वो प्रॉपर आएगा। तो देख लें, जब आप आईफोन ख़रीदें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जापान का मॉडल है या कोरिया का मॉडल है। तो आपको अगर इस चीज़ से कोई मसला नहीं है तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं, बाकी यूज़ेबिलिटी सेम की सेम है। इसके अलावा रीजन से जो अब जाके एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यानी आप कह लें कि 2018 में जब
आईफोन 10s और 10s मैक्स की जो सीरीज़ एप्पल ने रिलीज़ की थी, तो वहाँ पे एप्पल ने ई सिम और फिजिकल सिम जो था यानी डुअल सिम मॉडल को लॉन्च किया। अब ई सिम क्या होती है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो होता ये था कि जो मॉडल यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या आप कह लें कि मिडल ईस्ट में लॉन्च होते हैं, वहाँ पे ई सिम वाला मॉडल रिलीज़ होता है। लेकिन जो मॉडल हांगकांग में और चाइना में, यानी ये दो स्पेशल रीजन हैं, चाइना और हांगकांग, यहाँ पे फिजिकल डुअल सिम मॉडल रिलीज़ होता है। सो आप अगर आईफोन 10s या 10s मैक्स या इससे फर्दर जितने भी मॉडल 11 सीरीज़ में हैं या 12 सीरीज़ में वो लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप ई सिम वाला मॉडल ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर फिजिकल डुअल सिम वाला मॉडल ख़रीदना चाह रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ई सिम के बारे में और फिजिकल डुअल सिम के बारे में। ई सिम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईफोन जब लॉन्च हुआ डुअल सिम मॉडल में, तो एक वो मॉडल था जो कि फिजिकल डुअल सिम में आता था, यानी उसमें एट द सेम टाइम हम दो सिम इंसर्ट करते थे, और दूसरा ई सिम होता था, यानी होता वो भी डुअल सिम था लेकिन उसमें एक फिजिकल सिम यानी आप खुद से सिम इंसर्ट करते थे और एक ई सिम थी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम। इलेक्ट्रॉनिक सिम से मुराद ये था कि आप पर्टिकुलर जो भी नेटवर्क कंपनी ई सिम की सहूलत आपको मुहैया कर रही है, आप उसके पास जाते थे और एक अपना नंबर ख़रीदते थे जो कि आपको एक फ़िज़िकल सिम की सूरत में नहीं मिलता था बल्कि एक डाटा प्लान की सूरत में मिलता था। और वो डाटा प्लान जो था वो आप अपनी नेटवर्क की सेटिंग में जाके उसको इंसर्ट करते थे और जो भी उसकी जो सेटिंग्स या जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करके आप एक प्रॉपर सेपरेट सिम यूज़ करते थे। अब बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जी ई सिम वाला फ़ोन लेना चाहिए या फिज़िकल डुअल सिम लेना चाहिए। अब दोनों की आपको पता है कि फ़िज़िकल डुअल सिम में ज़्यादातर लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि उनको ई सिम के लिए अलहदा से सिम नहीं ख़रीदना पड़ती और उनके पास जो भी सिम होती है वो उसको इंसर्ट करके उसको चला सकते हैं, यानी दोनों सिमों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ई सिम के लिए हमें सेपरेटली एक ई सिम ख़रीदना पड़ती है। और कुछ पाकिस्तान में एक ये भी बात है कि आपको यहाँ पे दोनों सिम का जो टैक्स भरना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो फिजिकल डुअल सिम वाला मॉडल ही लें ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उसमें दोनों सिमें इंसर्ट कर सकें और दोनों सिमों का फ़ायदा उठा सकें। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग जब आईफोन की तरफ आते हैं तो उनको इस तरह की टर्म सुनने को मिलती हैं कि जी ये ओरिजिनल फैक्ट्री फ़ोन है, ये रिप्लेस डिवाइस है, ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है या ये पर्सनलाइज्ड डिवाइस है। अब 4 तरह के मॉडल आते हैं आईफोन के अंदर और मैं आपको ब्रीफली उनके बारे में बता देता हूँ कि जो फैक्ट्री ओरिजिनल फैक्ट्री फ़ोन होता है, यानी जो फ़र्स्ट टाइम एप्पल का जो लॉन्च किया वो फ़ोन होता है, आप फ़र्स्ट टाइम ख़रीदते हैं एप्पल स्टोर से, तो वो जो फ़ोन होता है उसको हम ओरिजिनल फैक्ट्री लॉन्च्ड फ़ोन कहते हैं। अब किसी आईफोन के बारे में हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये वो वाला फ़ोन है जो फ़र्स्ट टाइम एप्पल ने लॉन्च किया था? उसके लिए आप उस फ़ोन की सेटिंग में जाएँ, अबाउट सेक्शन में जाएं और अबाउट सेक्शन के अंदर आपको एक मॉडल नंबर लिखा हुआ मिलेगा जो कि नॉर्मली M से स्टार्ट होता है, कभी वो N से स्टार्ट होता है और फिर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होता है और एंड पे $LL/A या E/A इस तरीके से वो मॉडल नंबर लिखा होता है। तो देखिए, जब अगर आपका वो मॉडल M से स्टार्ट हो रहा होता है तो ये फ़ोन होता है जो फर्स्ट टाइम एप्पल ने लॉन्च किया हुआ फ़ोन होता है। और रिप्लेस डिवाइस का मतलब ये होता है कि अगर आपका फ़ोन वारंटी में है और वारंटी में ही आपके फ़ोन के साथ किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ जाता है, फ़ोन टूट जाता है या फ़ोन में किसी किस्म को मसला आ जाता है, तो आप उसको वारंटी में क्लेम करवा लेते हैं। तो वारंटी में जब फ़ोन क्लेम होता है तो एप्पल आपको ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो सही करने की बजाय आपको एक रिप्लेस डिवाइस यानी एक फ़ोन रिप्लेसमेंट में दे देता है। अब वो जो डिवाइस होती है वो ब्रांड न्यू डिवाइस होती है और उसका जो मॉडल नंबर होता है जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया वो N से स्टार्ट होता है। अब N से जो स्टार्ट होने वाली डिवाइसेस होती हैं रिप्लेस डिवाइसेस होती हैं। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि जी रिप्लेस डिवाइस खरीदनी चाहिए या नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि रिप्लेस डिवाइसेस आपको बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं होता कि ये जी एप्पल ने रिप्लेस दी हुई है किट तो क्या इसमें कोई इशू होगा या ये वैसे पहले वाले फ़ोन के जैसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिप्लेस्ड फ़ोन लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एक ब्रांड न्यू फ़ोन मिल जाता है और उसमें नॉर्मली ये होता है कि सम टाइम आपको पुराने मॉडल यानी कि जैसे आप कहने कि 2-3 साल पुराने मॉडल जो किसी ने वारंटी में क्लेम करवाया हो तो वो आपको नई कंडीशन में मिल जाता है। यानी वो जो मॉडल है वो बॉक्स पैक तो अब डिसकंटिन्यू हो गया, वो नहीं आ रहा, लेकिन रिप्लेस्ड की सूरत में आपको एक नया फ़ोन मिल जाता है जिसकी बैटरी हेल्थ भी अच्छी होगी, जिसका मतलब ओवरऑल कंडीशन भी आपको एक अच्छी मिल सकती है। तो रिप्लेस फ़ोन लेने में किसी किस्म का कोई मज़ायका नहीं है। इसके अलावा एक थर्ड टाइप की डिवाइस होती है जिसमें रिफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं। अब रिफर्बिश्ड की ये जो टर्म है ये हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बदनाम है
कि रिफर्बिश का नाम सुन के हमारे जहन में आता है कि पता नहीं फ़ोन के साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन एक रिफर्बिश्ड फ़ोन होता है जो रिफर्बिश्ड बाय एप्पल होता है। यानी एप्पल के पास जितने भी ऐसे फ़ोन जाते हैं जो वारंटी में क्लेम होते हैं, एप्पल उनको खुद से दोबारा तैयार करता है। सो जो कंपनी फर्स्ट टाइम एक फ़ोन को बनाती है और जिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो मीट करती है, वही कंपनी जब दोबारा से एक रिफर्बिश्ड फ़ोन को तैयार करेगी तो वही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी जो उसने पहले किए थे। सो इसलिए इस बात में कोई हमारे जहन में नहीं आना चाहिए कि ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि वो रिफर्बिश्ड बाय एप्पल हो। रिफर्बिश्ड बाय एप्पल का जो एक तरीकाकार होता है वो ये होता है कि वो जो मैंने आपको मॉडल नंबर अभी बताया है वो अब F से शुरू होता है, यानी F वाला जो मॉडल होता है वो रिफर्बिश्ड डिवाइस होती है, लेकिन ये रिफर्बिश्ड बाय एप्पल है। ये एक ऑफिशियली रिफर्बिश्ड डिवाइस है जिसको ख़रीदने में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ओरिजिनल फ़ोन होते हैं। और चौथी एक फॉर्म होती है पर्सनलाइज्ड डिवाइस, जो होती है वो बेसिकली एक सैम्पल यूनिट्स होते हैं जो एप्पल कह लें कि नॉट फॉर सेल के तौर पे उसको भेजता है। उसमें एक प्री डिटर्मिन्ड सॉफ्टवेयर होता है एप्पल का जिसमें एप्पल की सारी ऐप्स हुई होती हैं। वो वाले फ़ोन भी अगर आपको मिल जाएँ तो वो कोई मसला नहीं है, बस उसका एक सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से रिस्टोर करना पड़ता है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें जो पहला सॉफ्टवेयर एप्पल ने इंस्टॉल किया होता है उनके अंदर कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लिहाजा आपको क्या करना पड़ता है कि आप उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली दोबारा करते हैं तो आप उन फ़ोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमें नॉन PTA फ़ोन लेना चाहिए या PTA अप्रूव लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने ज़हन में एक बात रखें कि PTA फ़ोन्स या जो नॉन PTA फ़ोन होती है उनकी प्राइसेस का जो एक डिफरेंस है वो अपने माइंड में रखें। नॉन PTA फ़ोन लेने का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसको खुद से अप्रूव करवा सकते हैं, और PTA अप्रूव करवाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आप उसको किसी ऐसे पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं जिसके ऊपर 60 डेज़ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कज़न हो सकता है, दोस्त हो सकता है जो कि 2 महीनों के अंदर अंदर कहीं से बाहर से सफ़र करके आए, तो अगर आप उसके पासपोर्ट के ऊपर अपना फ़ोन रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको तकरीबन आप कह लें कि 20 to 25% जो एक फ़ायदा होता है, एक डिस्काउंट होता है वो आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़ीद बात बता दूँ कि आप एक पासपोर्ट के ऊपर 5 IMEIs जो होते हैं वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यानी अगर आपके पास 5 फ़ोन हैं और वो सिंगल सिम बेस्ड हैं तो आप 5 फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे फ़ोन हैं जिसके अंदर डुअल सिम फैसिलिटी है, 2 IMEIs हैं, तो आप 2 फ़ोन डुअल सिम वाले और 1 सिंगल सिम वाला जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में कोई ऐसा पासपोर्ट वाला जुगाड़ नहीं लग सकता, या आपको लगता है कि ये प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं नॉन PTA लेते हो, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि फिर आप PTA अप्रूव फ़ोन लें। एंड मेक श्योर जो डुअल सिम मॉडल्स हैं उनकी जो दोनों IMEIs हैं दोनों अप्रूव्ड होनी चाहिए। पहले ये होता था कि आप eSIM अप्रूव नहीं भी करवाते थे, सिर्फ फिजिकल सिम अप्रूव करवा के उसको यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब ये कंपलसरी है कि आपको किसी भी आईफोन के अंदर जितने भी IMEIs नंबर हैं, चाहे वो eSIM वाला है या फिजिकल डुअल सिम वाला है, आपको दोनों को अप्रूव करवाना है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।